देश के भावी आईएएस पीसीएस अफसरों को मेरा सलाम। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में आईएएस पीसीएस चैनल में, जहां आपको मिलते हैं डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में मिलते रहें। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय कानून में संकट। तो लेख हाइलाइट्स देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है हिलेरी चार्ल्सवर्थ, उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसमें अनुशासन जो है वो संकट में है। डिसिप्लिन इन क्राइसिस, ये आज का उन्होंने मुद्दा बोला है। क्योंकि आप देखिए विश्व में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है। रूस यूक्रेन तो इसका एग्जाम्पल है ही। दूसरी तरफ आप चाइना को देखिए, तो चाइना भी बहुत ज़्यादा अपना विस्तार करता जा रहा है और बहुत अपनी डोमिनेंस बनाना चाह रहा है। उसी प्रकार कई अन्य देश हैं जो कि उतना शांति और समृद्धि नहीं फैला रहे हैं जितना कि शांति होनी चाहिए विश्व में। तो डिसिप्लिन इन क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, ये आज का आर्टिकल है। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है वो संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज है, जिसे 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे और 24 अक्टूबर 1945 को इसे लागू किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है और संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य हैं वो इस कानून के अंडर आते हैं। तो सबको ये कानून वैसे तो मानना होता है, पर यह बात अलग है कि देश कानून तोड़ते हैं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हिसाब से नहीं चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों को भी संहिताबद्ध करता है और यह सभी देशों की संप्रभुता, समानता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार और बल देता है। तो इस चार्टर के साथ समस्या क्या है? वैसे तो यह चार्टर एक और विश्व युद्ध ना हो उसमें सफल रहा है, परंतु जो अंतर्राज्यीय युद्ध रहे हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन का एग्जाम्पल है, ऐसे युद्धों को रोकने में ये विफल रहा है। भारत के संदर्भ में भी देखें तो भारत पाकिस्तान के साथ कितने युद्ध हो चुके हैं, बांग्लादेश के साथ हो चुके हैं। तो ये अंतर्राज्यीय जो युद्ध है इसे रोकने में ये विफल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो विश्व युद्ध है उसके कारण क्या हुआ, जो पूंजीवादी अमेरिका था और जो कम्युनिस्ट सोवियत संघ था, दोनों जो महान शक्तियां थी, जो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाली शक्तियां थी, वो दो पोल्स बन गए थे उस टाइम। तो एक तरफ अमेरिका बहुत शक्तिशाली थी और दूसरी तरफ जो है यूएसएसआर या सोवियत संघ जिसे कहते हैं, दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और साम्यवाद का पतन हुआ, तब शीत युद्ध की समाप्ति हुई और उससे क्या हुआ था कि अमेरिका और ज़्यादा पावरफुल बन गया और अभी तक कुछ वर्षों तक अमेरिका की एक जो है एक ध्रुवीयता बन गई, अर्थात जो अमेरिका है वो सभी देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने लगा और उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में बढ़ गया। पर अब क्या हो रहा है, अब करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो धीरे धीरे काफ़ी और देश हैं जो अपना महत्व बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप चाइना को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ जिन कार्यों की आलोचना नहीं की गई है उनमें है, नाटो ने कोसोवो पर बमबारी की और पश्चिमी सेना ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण अवहेलना करते हुए इराक पर आक्रमण किया। दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर विफल रहा है। अब ये जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जो कहता है कि सभी में समानता और एकता होनी चाहिए, उसका क्या परिणाम हुआ? इससे थोड़ा तो लोकतंत्र का प्रसार हुआ है। दूसरा, सार्वभौमिक जो मानव अधिकार हैं उनकी स्वीकृति देखने को मिलती है। तीसरा, बहुपक्षीय संस्थानों के साथ कानून के अंतर्राष्ट्रीय शासन को बनाए रखने के लिए वैश्विक सहमति मिली है। और चौथा, रेफरी के रूप में कार्य करने वाली स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय अदालतें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की भी स्थापना हुई है जिनसे भी थोड़ा सहयोग मिला है। ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एकदम विफल रहा है,
कहीं कहीं इसने अपना योगदान भी दिया है। तो जो बहुध्रुवीय विश्व अब बन रहा है उसके कारण क्या खतरा है? दोस्तों, आप पहले बहुध्रुवीय विश्व का अर्थ जान लीजिए। तो पहले जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और अमेरिका जब प्रभुत्व में आया तो वो एक ध्रुवीयता बन गई, यानी कि किसी एक कंट्री की जब महत्व, उसका पावर ज़्यादा हो जाता है तब उसे एक ध्रुवीयता कहते हैं, जो कि अभी तक अमेरिका की थी, जो सब देशों पे शासन कर रहा था। पर अब जो है बहुध्रुवीयता, यानी अलग अलग जो देश हैं वो अब उभर रहे हैं और अपना डोमिनेंस, अपना पावर बढ़ा रहे हैं। जैसे कि चाइना हो गया, हम भी, इंडिया भी अपनी डोमिनेंस, अपना महत्व बढ़ा रहा है। रशिया हो गया या यूरोप की कंट्रीज़ हो गई। तो ये बहुध्रुवीयता कहलाती है, जिसका अर्थ है कि काफ़ी सारे अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जो कंट्रीज़ हैं वो अपना डोमिनेंस और पावर बढ़ा रही हैं। तो इसके कारण क्या खतरे हैं बहुध्रुवीयता के कारण? पहला तो है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रतिभूतिकरण, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसे सब देश अपने अनुसार ही उसका प्रयोग करते हैं, जिसको जैसे फ़ायदा मिलता है वैसे उसका प्रयोग करता है। दूसरी तरफ जो प्रमुख शक्तियाँ हैं वो आपस में मिल रही हैं। तीसरा, एक निरंकुश चीन और विस्तारवादी रूस का उदय हो रहा है। तो चीन की निरंकुशता आप देख ही रहे हैं, अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और साउथ एशिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ जो रूस है वो भी विस्तार कर रहा है, जैसे यूक्रेन पर युद्ध किया, हमला किया। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून जो है उसमें क्या चुनौतियाँ हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है संरक्षणवाद, आर्थिक संरक्षणवाद का सहवर्ती प्रसार। तो इसमें ये चुनौती है कि सब जो है कंट्रीज़ वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कानून का पालन अपने हित में करती हैं और कई बार कानून तोड़ती भी हैं। दूसरा है चीन का उदय और उसका निरंतर आधिपत्य। तीसरा है अमेरिका में मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम। तो अमेरिका ने क्या किया है कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो होता है उसका न्यूनीकरण अधिनियम अपनाया है, जिसमें वो अपने जो घरेलू अमेरिकी कंपनियां हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं और उनको बहुत ज़्यादा पनप पा रही हैं, मतलब उन्हें फैलावा दे रही हैं। जिससे क्या होता है, जो अमेरिका के बाहर, अमेरिका से अलग जो देश हैं उन्हें उतना ज़्यादा, वहाँ की आइटम्स को उतना ज़्यादा लोग नहीं खरीदते हैं, क्योंकि जब कोई देश अपने उद्योग को सब्सिडी देता है तो वहाँ की चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और लोग सस्ती चीज़ों को खरीदते हैं, ना कि बाहर की, विदेश की महंगी चीज़ों को। चौथा है अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के पैनल की उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिसमें अमेरिका की संरक्षणवादी औद्योगिक नीतियों को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के रूप में अवैध ठहराया गया था। तो अमेरिका ने WTO का जो पैनल की रिपोर्ट थी उस पर संरक्षणवादी नीति अपनाई थी और अब उसने जो अवैध कार्य किया था उसे सही नहीं माना था। तो दोस्तों, अमेरिका ने क्या किया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन जो है उसका जो विवाद निपटान तंत्र है उसमें भी सदस्यों की नियुक्तियों को रोक रखा है। यानी कि जो WTO का डिस्प्यूट मैकेनिज़्म होता है उसे रोकने वाला जो विवाद निपटान तंत्र है उसमें जब सदस्य ही नहीं रहेंगे तो फिर जो देश हैं वो अपना मुद्दे लेकर कहाँ जाएंगे। तो ये भी एक चुनौती है। आगे का रास्ता, ये वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स मिलते रहें। यदि साम्राज्यवाद की घटना को संबोधित नहीं किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में संकट खड़ा हो जाएगा। जेम्स क्रोफोर्ड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा था कि राज्यों के संवैधानिक आदेश के अलावा किसी भी संवैधानिक आदेश की अनुपस्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून में संकट उत्पन्न होता है। जिसका अर्थ है कि जो राज्य हैं, जो देश हैं, उनके देशों के अंदर तो संवैधानिक जो है कानून है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल लेवल है, वहाँ पर कानून तो है लेकिन उस कानून को चलाने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसके अंडर सब कंट्रोल में रहें। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मूल सार्वभौमिक मूल्यों पर प्रतिभूतिकरण और संरक्षणवाद द्वारा किए गए अथक हमलों के खिलाफ वापस लड़ना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुनिश्चित करता है।
और तीसरा, सभी देशों को शांति और समृद्धि बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का एडिटोरियल यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अभ्यास के लिए एक प्रश्न देख लेते हैं। I2U2 यानी कि भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, ये I2 का मतलब है I से इंडिया और इज़राइल, और U2 से अर्थ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA। तो I2 यानी कि इंडिया, इज़राइल, और U2 USA और UAE। इनका समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को कैसे बदलेगा। तो ये UPSC 2022 का क्वेश्चन है, आपको 10 अंक के हिसाब से लिखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक MCQ दिया था, उसका आंसर देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा है, तो आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो पहला इसका आंसर है C। कथन एक सही था, जिसका है व्याख्या, मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। अन्य लाभ औद्योगिक गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन आदि है। कथन दूसरा गलत था, जिसकी सही व्याख्या है, मिशन के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जिम्मेदार होगा। कथन 3 है सही था, जिसका व्याख्या है, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत मिशन के तहत 2 अलग अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र, इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित किया जाएगा। तो आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस MCQ देख लेते हैं। ब्लैक कार्बन एरोजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। पहला है, बर्फ़ पर ब्लैक कार्बन का जमाव सतहों के अल्बेडो को कम करता है और प्रकाश अवशोषण को बढ़ाता है। दूसरा कथन, ब्लैक कार्बन वायुमंडल में बादल संघनन नाभिकों की संख्या बढ़ाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से ABCD जो सही है आपको उसका कमेंट करना है। आज का PDF का पासवर्ड जान लेते हैं। पासवर्ड है INLAW INLAW। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।